एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक पीछे के 2 क्लास में कंप्लीट हो गए। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है कि जांच करे कि क्या एगो छोटा एन लिखा है, एक बड़ा एन लिखा है, बीच में आपको लगता होगा कि ई लिखा हुआ, एबीसीडी का लेटर ई है। इसका मतलब होता है कि ये छोटा वाला एन जो है यह सदस्य है बड़ा वाला एन का। यह जो लिखा हुआ है इतनी बातें, इसको यहाँ पर देखिए कि छोटा वाला एन सदस्य है बड़ा वाला एन का। यह एक शर्त दे दिया और इसके लिए कहता है क्या कि इसके लिए 15 के पावर कोई छोटा एन है का इकाई अंक शून्य हो सकता है क्या। क्वेश्चन में कहता है जांच करने के लिए, दिखाने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग को यह बात सबसे पहले जानना होगा कि यह क्या है। तो देखिए छोटा वाला एन जो है यहाँ पे 15 के ऊपर पावर में लिखा है, इसका मतलब यह पावर में कभी भी हम लोग देखते हैं तो कोई ना कोई पूर्णांक होती है। कहीं भी किसी भी संख्या के ऊपर जो पावर होती है वह कोई ना कोई पूर्णांक होती है। वह पूर्णांक क्या हो सकती है, या 0 या 1 या 2 या 3 या 4। इस समय से कोई भी संख्या पावर में जा सकता है। अब देखिए ये किसका वैल्यू है, पावर में यदि आ जाएगा तो यह किसका वैल्यू हो जाएगा, छोटा वाला एन का। 15 के पावर क्वेश्चन दिया है, 15 के पावर में लिख रहा है एन, तो पावर में कोई ना कोई पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक में क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से यह सब संख्या में से कुछ भी हो सकता है 15 के पावर में। अब 15 के पावर एन लिखा है, मतलब ये छोटा वाला एन का मान इस समय से कोई भी होगा। अच्छा, छोटा वाला एन का मान ई सब है और ई सब फिर से कहा जा रहा है कि बड़ा वाला एन का सदस्य है। तो बड़ा वाला एन क्या होती है, बड़ा वाला एन हम लोग जैसे ही वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ना शुरू किए थे तो सभी प्रकार के संख्याओं से परिचित हुए थे। बड़ा वाला एन से हम लोग सूचित किए थे प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को सूचित किए थे प्राकृतिक संख्या को। अब प्राकृतिक संख्या में आता है 1 2 3 4 5 6 7 और यह अनंत तक चलेगा। तब प्राकृतिक संख्या में यह सभी संख्या, यहाँ छोटा वाला एन का मान में यह सभी संख्या, तो इस सभी के सभी इसमें भी होगा कि नहीं होगा, होगा। एगो पूर्णांक पूर्ण संख्या 0 को छोड़ करके बाकी तो इस सारा का सारा इसका सदस्य होगा ही ना। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि यदि छोटा वाला एन सदस्य है बड़ा वाला एन का, यानी कि पावर में एन का मान जो होगा वह कभी भी होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी होगा। तब क्या ऐसा हो सकता है कि 15 के पावर में यदि यह कोई संख्या को रख दे तो उसका इकाई अंक शून्य होगा क्या। यही बात क्वेश्चन पूछा, हम लोग को इसको साबित करके दिखाना है। तो देखिए कैसे साबित करते हैं। 15 के पावर यदि एन दिया है, हम सब यहाँ से देख लिए कि एन का मान 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बार मान ले करके हम लोग रख के देखते हैं। देखिए सबसे पहले 15 के पावर में रखते हैं यदि 0, तो आपको पता है कि कोई भी संख्या के पावर 0 करते हैं तो उसका मान 1 के बराबर होता है। यह क्या बन गया, 1 बन गया। शून्य है कि 1 है, क्वेश्चन कहता है क्या शून्य हो सकता है क्या, नहीं ना हुआ। अभी एक संख्या रख के देखे नहीं हुआ। अब देखिए 15 के पावर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, 15। इकाई अंक यहाँ का रहा है, इकाई अंक शून्य हो सकता है क्या, ये दोनों में इकाई अंक कौन है, 1। अरे पूरा कहानी गड़बड़ कर दे। ये 1 है और 5 है, में इकाई अंक कौन है, 5। 15 के पावर 1 क्या हुआ, 15। इसका इकाई अंक देखिए क्या है, 5। और यहाँ इकाई अंक क्या कहता है, आया क्या, नहीं ना आया। अब देखिए दूसरी बात, 15 के पावर में 0 रखे 1 रखे, अब 2 रखेंगे। 15 का स्क्वायर 225, कितना आ गया, 225। इकाई अंक क्या आया, 5। 0 आया क्या,
15 के पावर में हम सब क्या कर देंगे 4 कर देंगे। यह सॉरी 2 के बाद आप 3 करेंगे। 15 के पावर 2, 15 के पावर आप 3 करेंगे। तो 15 के पावर 3 का मान कितना होगा 31 33 75। तब बताइए इकाइयाँ क्या आया 0 आया क्या। 15 के पावर 4 5 6 7 कुछ भी करते चल जाएंगे, कभी भी उसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। इकाई अंक क्या आ रहा है 5 आ रहा है। और यहाँ कहता है क्या इकाई अंक 0 हो सकता है क्या नहीं ना होगा। यहाँ क्या क्वेश्चन क्या कहा जांच करे, तो जांच करके दिखाना था। तो जांच करने के लिए पूरा बात हम लोग को कैसे करना था। अब इतना समझाए आपको, कॉपी में फ्रेश से बनाएंगे ना। कैसे बनाएंगे लिखेंगे, चूँकि स्मॉल n सदस्य है कैपिटल N का, इसलिए कैपिटल N में हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 सब होता है। इसलिए इस स्मॉल n का मान लिख लेंगे क्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे। अब लिखेंगे दिए गए प्रश्न में 15 के पावर क्या है n का मान 1 2 3 4 5 रखने पर क्या लिखेंगे n का मान कोई यह सब में से कोई भी संख्या रखने पर। अब रखना है तो रखना शुरू करेंगे। n का मान 1 लेने पर सबसे पहले क्या लेते हैं 1 लेने पर। देखिए तब 15 के पावर 1 लेते हैं तो क्या होता है 15 इकाई क्या बना 5। अब n का मान क्या लेंगे n का मान 2 लेने पर, n का मान 2 लेने पर। तो देखिए 15 के पावर में क्या लेंगे 2 कितना बनेगा 225। आया इकाई अंक पर 0 क्या नहीं ना। 15 के पावर 3 कर लेंगे, 15 के पावर 4 कर लेंगे, कभी भी इकाई अंक 0 नहीं होगा। तो लास्ट में हम लोग निष्कर्ष में लिख देंगे, चूँकि 15 के पावर n का इकाई अंक 5 प्राप्त होता है, इसलिए 15 के पावर n का इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। बस यह निष्कर्ष लास्ट में लिख देंगे। हम लोग का जांच करना था, जांच तो यही से ना हुआ कि जांच करके देख लिए ना, नहीं ना आया, लास्ट में एक लाइन का निष्कर्ष लिख देंगे कि 15 के पावर n का मान 0 नहीं हो सकता। समझ में आ गया। चलिए अब इतना ही बात को, यह थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया ना, बहुत कम समय में कम प्रोसेस के से जल्दी से हम लोग देख लेते हैं वह कैसे होता है बताते हैं। सुनिए कहा गया कि 15 के पावर यदि n हो, मतलब कि कोई n का मान संख्या हो, तो क्या इसका इकाई अंक 0 होगा क्या। अब सुनिए इकाई अंक 0 होगा कि नहीं होगा, उतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा बेस दिया गया है ना, इस बेस का हम लोग फैक्टर कर लेंगे गुणनखंड, और इसके गुणनखंड से ही पता चल जाएगा कि उसका इकाई अंक 0 होगा या नहीं। सुनिए हम कभी भी इकाई अंक 0 लाना होगा तो वह संख्या के गुणनखंड में जरूर से जरूर 2 और 5 का गुणनखंड होगा। 2 पचे 10, 10 का इकाई अंक क्या आया 0। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 तब होगा जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा। लेकिन अभी का जो हम लोग के सामने संख्या दिया है, यह संख्या क्या है 15 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 से 5 बार में, इसको हम सब लिखेंगे 3 गुने 5। अब पावर में कुछ भी हो सकता है, n का मान 2 4 5 6 8 10 कुछ हो सकता है। अब बताइए तो इन दोनों के गुणनखंड में 2 और 5 है क्या नहीं, 5 है, 2 नहीं ना है।
क्या है 3 है। तो कभी भी इसके पावर में कुछ भी हो जाए इकाई अंक शून्य नहीं होगा। तो अब यहाँ से शर्त हम लोग को क्या लिखना है, लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के इकाई स्थान का अंक शून्य तब होगा जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड टू इंटू 5 के रूप में होगा। ये बात तो हम लोग जानते हैं ना, जानते हैं तो लिख लिए। अब ये जो प्रश्न अभी दिया गया था ये आएगा कि नहीं, अब इसका कारण लिखिए। अतः दिए गए प्रश्न में 15 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में नहीं, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में 2 गुने 5 के रूप में नहीं है। इसीलिए 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? तो इतना बात कम समय में शॉर्टकट में इतना बना लेना हो और इसे भाषा के रूप में नीचे दर्शा देंगे, तब आपको नंबर मिलेगा। कॉपी चेक करने वाले लोग जानेंगे कि हाँ विद्यार्थी को एक एक चीज का ज्ञान है, पता है। साफ साफ सब बात लिख के समझा दिया गया है। नंबर जय नंबर के प्रश्न रहेगा उतना नंबर मिलेगा। एहो जांचे हो गया, वो जांच थोड़ा लंबा प्रोसेस था। कभी 1 रख के, कभी 2 रख के, कभी 3 रख के, कभी 5 रख के देखना था। यहाँ उसे रखने की जरूरत नहीं है। केवल जो बेसिक संख्या जो बेस दिया गया था इसके गुणनखंड कर लेंगे और यहीं से पता चल जाएगा कि उसका इकाई अंक क्या होने वाला है। देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो इकाई अंक आएगा 15। ये जो अभाज्य गुणनखंड आया यहीं से हम लोग का हमेशा इकाई अंक क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा। समझ में आ गया? चलिए अब इसको नोट करिए। क्वेश्चन इसी का 11 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखिए कहता है कि जांच करे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, वही बात प्राकृत संख्या 1 2 3 n के लिए संख्या 21 के पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है क्या? अब 21 के पावर 1, 21 के पावर 2, 21 के पावर 3, 21 के पावर 4 करके नहीं देखेंगे। कैसे देखेंगे? 21 के पावर जो n है 21 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा? n गुने 7। अब बताइए, अभी अभी आप सीखे हैं कि इकाई अंक शून्य होने के लिए संख्याओं के गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। आया क्या? 2 5 आया? नहीं ना आया। कभी भी इसका पावर 1 2 से लेकर के लाख करोड़ कुछ रख दिया जाए, कहियो इकाई अंक 0 नहीं आएगा। पूरा जो लिखा गया है सेम बात रहेगा। जहाँ 15 लिखल है उसे क्या कर देंगे? इकाई अंक सबसे नीचे इतना तक तो यही रहेगा। दिए गए प्रश्न में यहाँ पर हो जाएगा 21 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड और फिर यहाँ पर कर देंगे 21। बताइए तब कितना समय लगा? कम समय में बन गया। पावर में कुछ भी रहेगा, इकाई अंक पहचानने आया। क्लियर है? अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग उसको गुणनखंड करके बना लेंगे। इसके आगे 3-4 प्रश्न और है उसे बना लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे।
ध्यान दीजिए, अभी जो पीछे बताया वो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, 11 का 3। 11 का 2 देखिए अब है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 24 के पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है क्या? हम लोग वैसा ही करेंगे जैसा पीछे के क्वेश्चन को बनाए। दिया गया है 24 के पावर n ना, 24 का गुणनखंड करेंगे तो 24 के गुणनखंड करने के बाद क्या आएगा देख लीजिए, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, अब पावर में। अब सुनिए, इस सभी को गुना करने के बाद इकाई अंक पर 5 कभी नहीं आएगा। सुनिए, गुणनखंडों के गुना करने पर इकाई अंक 5 तब होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 3 और 5 रहेगा। 3 गुना 5, 7 गुना 5, 5 गुना 5, क्या क्या रहना चाहिए? 3 गुना 5, 5 गुना 5, 7 गुना 5, 9 गुना 5। मतलब कि ऐसा गुणनखंड होना चाहिए जिसमें एगो 5 होना चाहिए। इकाई अंक 5 आने के लिए जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए और 2 न होना चाहिए। 5 भी रहेगा और 2 भी रहेगा तब तो ऑलरेडी वह 0 बन जाएगा। 2 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और 2 को छोड़ करके, यानी कि 2 ही नहीं, सम संख्या को छोड़ करके कोई भी संख्या रहे 5 के जोड़े तब ही इकाई अंक 5 आएगा। सम नहीं, मतलब एगो विषम संख्या और 5, एगो विषम संख्या और एगो 5 के रूप में यदि उसका अभाज्य गुणनखंड रहेगा तब वह क्या होगा? अंतिम का इकाई अंक उसका 5 बनेगा। तो अभी बताइए तो 2 है, ये तो सम संख्या हो गया। अब 5 है भी नहीं है तो क्या? 3 है, तो इसके इकाई अंक में कभी भी 5 नहीं आए। भाषा क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक के इकाई स्थान का अंक 5 तब होगा। अभी वाले क्वेश्चन के लिए 5 न होना चाहिए। 5 तब होगा जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड विषम संख्या विषम गुने 5 के रूप में रहेगा। विषम गुने 5 के रूप में रहेगा तभी उसका इकाई अंक 5 होगा, अन्यथा उसका इकाई अंक 5 नहीं होगा। अतः दिए गए प्रश्न में 24 था ना, 24 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड विषम गुने 5 के रूप में नहीं आया। क्या लिखेंगे? विषम गुने 5 के रूप में नहीं है, इसलिए 24 के पावर n का इकाई अंक 5 नहीं होगा। 5 नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 12 देखिए, कहा गया कि व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 और लास्ट में है जोड़, जोड़ में 17 एक भाज्य संख्या है। अब इसको सॉल्यूशन करके हम लोग देखेंगे कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। तो पहले क्या दिया है देखिए, हल हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हल देख रहे हैं। 7 गुना 11 गुना 13 और जोड़ में 17 गुना करिए। 7 को 11 से कितना बनेगा? 77 को गुना करेंगे 13 से। तो 13 को 77 से गुना करेंगे। 13 7 91 या 91 जोड़ देंगे। 1 9 1 10 के 0 9 1 10 1001 आया। इतना गुना करके कितना आया? 1001 का जोड़ देना है क्या? 17। तो अब इसको जोड़ने के बाद 1018। अब बताइए 1018 के लास्ट अंक देखने से ही पता चलता है सम संख्या है। और सम संख्या है तो 2 से तक कटवे करेगा। उसके आगे भी कोई ऐसा संख्या होगा जिससे ये कटेगा, तो ये भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य है। लिख देंगे यह संख्या भाज्य है, यह संख्या भाज्य है। यह बात के दिखाना था, भाज्य है। बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप। 5 गुने 7 गुने 13 और जोड़ में क्या है? 5। इसको भी दिखाना है कि भाज्य है कि भाज्य नहीं है। गुना करिए। 5 को 7 से कितना आया? 35। 35 को गुना करेंगे 13 से। 13 को 35 से 13 5 65, 13 तिया 39, 5 9 6 15 के 5 और 3 1 4। और इसमें लास्ट में जोड़ना भी है क्या है? 5। तो 5 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 460।
460। तब बताइए तो 460 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या? भाज्य संख्या लिख देना है कि एक भाज्य संख्या है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें व्याख्या करें, इसमें दर्शाए। बात एक है, व्याख्या करें या दर्शाए कि इतना एक भाज्य संख्या है। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ में 55। इस सबको गुना करेंगे 5005। इस सबको गुना कर लिए। कितना आया? 5005 आया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 कितना आया? 5005 जोड़ में क्या है? 55। तो कितना हो जाएगा? 5060 हो गया। बताइए तो भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य है ना, दिखाना था भाज्य अभाज्य। सबके सब भाज्य निकला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 मापन दंड। पहला है 64 सेंटीमीटर का, दूसरा हो गया 80 सेंटीमीटर का और तीसरा हो गया 96 सेंटीमीटर का। यह कपड़ा मापने वाला जो छड़ी होता है ना, जैसे हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है? मीटर से माप करके देता है। तो मापने की एक छड़ी होती है, वही है यह छड़ी है। एक छड़ी की लंबाई 64 सेंटीमीटर, दूसरा का 80 सेंटीमीटर और तीसरा का 96 सेंटीमीटर। आगे कहा कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करे जिसे इन दंडों में से किसी का भी प्रयोग कर ठीक पूर्णांक में मापा जा सकता। कहने का मतलब है कि कपड़ा की कुछ लंबाई हो और वह एक, जैसे कि कपड़ा हम सब खरीदते हैं तो थान लाता है ना दुकानदार और उसमें से माप के देता है। तो वैसे कम से कम लंबाई की कितनी लंबाई की कपड़े की थान होगी कि उस थान की कपड़े को इन तीनों में से कोई छड़ी से मापा जाए। तब पूरा मापने के बाद थान जखनी खत्म होगा उस समय पूरा यह छड़ी उस कपड़ा को माप देगा। ऐसा ना हो कि पूरा मापते गया और लास्ट में इतना कपड़ा शेष बच जाए, मतलब 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह न्यूनतम लंबाई, वह कम से कम लंबाई की कपड़ा क्या होगी जिस कपड़ा को इन तीनों छड़ी में से किसी से भी मापा जाए तो वह पूरा पूर्णांक के रूप में माप सके, कपड़ा शेष नहीं बचना चाहिए। तो इस टाइप की क्वेश्चन को बनाने के लिए चैप्टर के बेसिक बता रहे थे, उसी में बताए थे कि कभी भी 2 3 4 5 संख्या दे और उसके बाद क्वेश्चन में कम से कम बात पूछे, न्यूनतम बात पूछे, छोटी से छोटी बातें कहे तो दी गई संख्याओं का लॉसा निकालेंगे, एलसीएम। अभी बताइए क्या कर रहा है कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। न्यूनतम मतलब कम से कम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? दिए गए संख्या का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई इन सभी संख्याओं से पूरा कट जाती है। तो कपड़ा की लंबाई वैसा होना चाहिए जो जिस लंबाई को यहो काट दे पूरा, एहो काट दे और एहो काट दे, तीनों काट रहा है। जितना बार में कटेगा मतलब उतना बार में वह माप देगा कपड़ा को पूरा। तो इसका क्या करना है? एलसीएम निकाल लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। 64 है, 80 है, 64 है, 80 है और 96। एलसीएम निकालेंगे 2 से, क्या बार में? 32, उसके बाद 40 48, फिर 2 से 16 20 24, फिर से 2 से 8 10 12, 2 से लगाएंगे 4 5 6, फिर 2 से लगाएंगे 2 5 3। अब तो लगने वाला नहीं है, क्या करेंगे? सभी का गुना कर देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गो 2, 1 गो 5 1 गो 3, सभी का गुना करेंगे। ई 2 गो को छोड़ दीजिए, 2 पचे 10 बन गए, बाकी सबको गुना करिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96 पर 10 से गुना हो जाएगा तो क्या होगा? 0। 960 मीटर की वह कपड़ा होगी जिस कपड़ा को इस छड़ी से मापा जाएगा तब भी पूरा माप देंगे, इस छड़ी से मापा जाए तब भी पूरा मापा जा सकता है, और इस छड़ी से मापने पर भी वह कपड़ा पूरा
मापा जा सकता है। तो कपड़े की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? 960 मीटर। बन गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 3 पात्र में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। मतलब 3 क्या है? पात्र बोले तो बर्तन, ड्राम, डब्बा, कुछ भी हो सकता है। 3 बर्तन है और तीनों बर्तन में अलग अलग दूध है। एगो में 27 लीटर, दूसरा में 36 लीटर और तीसरा में 72। कौन सबसे बड़ी माप होगी? देखिए यहीं पर क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। कौन सबसे बड़ी माप है जो तीनों पात्रों के दूध को पूरा पूरा माप सकती है? तो कौन सबसे बड़ी माप? जैसे ही क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 संख्या दे करके और क्वेश्चन के आगे सबसे बड़ा, सबसे अधिक, अधिकतम शब्द वाला क्वेश्चन पूछे तो हम लोग क्या करेंगे? दिए गए संख्याओं का मौसक ज्ञात करेंगे, HCF। 27, 36 और 72 का मौसक कैसे निकालेंगे? 27 का फैक्टर कर लेंगे, 36 का फैक्टर और 72। 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में, 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में। इसका गुणनखंड लिखेंगे। 27 का गुणनखंड आया 3 का क्यूब, 36 का गुणनखंड आ गया 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर और 72 का गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। अब निकालना क्या है? मौसम। तो मौसम में हम बताए थे HCF ज्ञात करने के लिए कि तीनों में होना चाहिए और सबसे कम पावर में होना चाहिए, सबसे छोटा पावर। तीनों में होना चाहिए और सबसे छोटा पावर ही क्या होगा? मौसम होगा। तब बताइए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तब मौसम के लिए क्या बताए कि तीनों में होना चाहिए। अब पावर में सबसे छोटा लेना। तो तीनों में कौन मिल रहा है? 3। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। अब पावर में छोटा लेना है। तो इसमें 3 के पावर 3, इसमें 3 के पावर 2, इसमें 3 के पावर 2। तो मौसम क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2। और 3 के पावर 2 को हम लोग कितना करेंगे? 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 9 लीटर का ही वह बर्तन होगा, 9 लीटर का ही वह माप होगा जिससे यह तीनों ड्राम की दूध को पूरा पूरा मापा जा सकता है। शेष दूध नहीं बचेगा। देखिए तो 9 से इसको मापा जा सकता है कि नहीं? 3 बार में 3 बार नापेंगे तो 27 लीटर दूध हो जाएगा। क्लियर? फिर 9 से इसको मापेंगे तो 4 बार में मापना पड़ेगा और 9 से इसको मापेंगे तो 8 बार में। तो अब बड़ा से बड़ा माप कितना लीटर का होगा? 9 लीटर। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में कह रहा है 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध है। दूध और पानी का मिश्रण है, मतलब दूध में पानी मिलाए है, उससे घबराना नहीं है। और तीनों बर्तन में अलग अलग दूध की मात्रा बता रहा है। एगो में 403 kg और दूसरे में 434 kg और तीसरे बर्तन में 465 kg है। कौन सबसे बड़ी माप होगी जो सभी प्रकार की बर्तन के दूध को पूरा पूरा माप सकती है? क्या है? सेम क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 के क्या करना है? मौसम निकाल लेना है। क्वेश्चन पूरा बन गया। एगो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। अगला एक्सरसाइज कल